Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are again going to continue with the cell culturing. So, this is our last topic, and I hope I will complete this cell culture in this lecture. And in next lecture, we will start with a new topic. So let's see what are the methods of the cell culturing. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसे क्या क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम प्रॉपर एनिमल सेल कल्चरिंग कर सकते हैं. ओके तो हमारे कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप होता है ग्रोथ रिक्वायरमेंट, यानी कि ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स यानी किसी भी सेल को ग्रो करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. अगेन फिर सेकेंड प्रोसेस होगा कि प्रोसेस टू ऑब्टेन द प्राइमरी सेल कल्चर. उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक प्राइमरी सेल कल्चर प्रिपेयर करते हैं. अगेन फिर हमारा थर्ड पॉइंट होगा एसेप्टिक टेक्निक्स. जब हमने सेल कल्चरिंग कर ली तो हमें थर्ड पॉइंट माइंड में ये रखना होता है कि हमें जो भी हम सेल कल्चरिंग कर रहे हैं वो एसेप्टिक टेक्निक से क्या हो सके, मतलब कि वहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक अप्लाई किया गया हो ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हुआ हो. अगर हम एक पार्टिकुलर सेल को ग्रो करवा रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड हो, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे रिजल्ट में क्या हो सकती है, इंटरफेयर कर सकती हैं. जो हम रिजल्ट चाहते हैं हो सकता है वो रिजल्ट गलत हो. और इतनी मेहनत करने के बाद सेल कल्चरिंग करना इतना आसान नहीं होता, और हम अगर इतनी मेहनत करते हैं तो हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते. ओके नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस होगा हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन. अब हमें क्या होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि हमें जो सेल्स होती हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो और भी हम ज़्यादा मतलब कि थोड़े, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि ग्रोथ अच्छी हो और ज़्यादा टाइम के लिए रहे. ऐसा ना हो कि एक लिमिटेड टाइम बाद वो सेल अपना डाई करना स्टार्ट कर दे. तो हम उसके डाइज के जो टाइमिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की हेल्प से. आगे देखेंगे डिटेल में क्या है ये क्रायो प्रिजर्वेशन. सो फर्स्ट मेथड देखते हैं ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स. ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स में हमारे होते हैं जैसे कि किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. द कल्चर मीडिया जनरली इंक्लूड द एमिनो एसिड, विटामिन, सॉल्ट्स. जो हमारा कल्चर मीडिया होता है जनरली उसमें क्या होता है, एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन कंटेंट होता है, विटामिन होंगे, सॉल्ट्स होगा. सॉल्ट किस लिए होता है, मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर. ये हमारे मीडिया जो कल्चर मीडिया होता है उसमें जो सेल ग्रोथ कर रहे होते हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके रखता है सॉल्ट. उसके बाद है ग्लूकोज, ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है. बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम उस मीडिया के पीएच को मेंटेन करके रखता है. रेंज क्या है 7.2 टू 7.4. ओके कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी हम उसमें ऐड करते हैं. हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल थिंग्स वी मेंटेन. ओके टू ऑब्टेन द बेस्ट ग्रोथ एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द ब्लड सीरम इज यूजुअली नेसेसरी. अगर हमें एक बेस्ट ग्रोथ चाहिए किसी भी सेल्स की तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ब्लड सीरम ऐड कर देते हैं जो कि ज़रूरी होता है. एंड सेवरल एंटीबायोटिक्स, और कुछ एंटीबायोटिक्स भी एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ताकि क्या हो वहाँ पे किसी और तरह का माइक्रो सेल ग्रोथ ना करे. आर एडेड टू द प्रिवेंट द बैक्टीरियल कंटामिनेशन. किसी भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी ऐड कर देते हैं. एग्जाम्पल है हमारा पेनिसिलिन. Okay, and the streptomycin, this is our penicillin, streptomycin. Okay, टेम्परेचर वेरीज ऑन द टाइप ऑफ द होस्ट सेल. अब यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है, लेकिन टेम्परेचर डिपेंड करता है कि किस तरह का होस्ट सेल है, क्योंकि हर होस्ट सेल का टेम्परेचर कंडीशन अलग होता है. कुछ ऐसे सेल होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ होते हैं कोल्ड टेम्परेचर, कुछ होते हैं मॉडरेट, जैसे कि हमारी सेल्स हो गए ह्यूमन सेल्स. ओके मोस्ट मैमेलियन सेल्स आर मेंटेन एट द 37 डिग्री सेल्सियस. जैसा कि मैंने बोला कि जो हम ह्यूमंस का सेल होता है वो किस पे ज़्यादातर मेंटेन किया जाता है, वो मेंटेन किया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ. वाइल द सेल्स ड्राइव फ्रॉम द कोल्ड ब्लडेड, ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका कोल्ड ब्लड होता है, तो उनके सेल्स को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस. ओके तो उस कंडीशन में हमें उनके लिए अलग टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है. एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स ऑफ द लॉग फेज शुड बी यूज टू विच डिवाइड रैपिडली ड्यूरिंग द कल्चर. मीन्स हमें जो एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स होते हैं जैसे कि लॉग फेज होता है उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि क्योंकि वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हैं. ओके ड्यूरिंग द कल्चरिंग.
लॉग फेज, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में मतलब कि कुछ आप देख सकते हैं, मैंने और भी लेक्चर्स ऐड किए हैं, उन लेक्चर्स में मैंने इन फेज के बारे में भी डिस्कस किया है। व्हाट इज लॉग फेज, व्हाट इज लैग फेज ऑफ कल्चरिंग माइक्रोब्स। ओके, प्रोसेस टू ऑब्टेन द प्राइमरी सेल कल्चर, दिस इज अवर सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, हमने ये देखा कि ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा प्रोसेस टू ऑब्टेन द प्राइमरी सेल कल्चर। अब हमने रिक्वायरमेंट्स, उसकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स तो हमने जान ली, अब हमें ये जानना है कि उस प्रोसेस कैसे करें हम प्राइमरी सेल कल्चर को ऑब्टेन करने के लिए। तो प्राइमरी सेल कल्चर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश टिश्यू। मैंने बोला था प्राइमरी सेल कल्चर कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, पहले हमें एक फ्रेश टिश्यू चाहिए होता है, पीसेस ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द ऑर्गेन, ऑर्गेन से हम टिश्यू लेंगे, और मतलब कि ऑर्गेन से एक टिश्यू का पीस लेंगे, आर रिमूव्ड एसेप्टिकली, और वो भी हम पीस कैसे लेंगे, वो एसेप्टिकली निकाला गया हो, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं किसी सेल टिश्यू को कट करने के लिए ऑर्गेन से, वो बिल्कुल ही स्टेराइल होना चाहिए। ओके, विच आर यूजुअली मिन्स्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस टिश्यू को मिन्स्ड करेंगे, मिन्स्ड यानी कि उसे क्रश करेंगे। ओके, क्रश करने की वजह से क्या होगा, ताकि हम इजीली वहाँ से सेल सेपरेट कर सके। मिन्स करने के बाद हम किससे करेंगे, ये मिन्स्ड होगा शार्प स्टेराइल रेजर होना चाहिए, या फिर डिसोसिएटेड बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से हम उसे ब्रेक करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्रिप्सिन, दैट ब्रेक अपार्ट इन द इंटरसेलुलर असेसमेंट। मतलब कि ये क्या करेगा, जो सेल के बीच का कनेक्शन है उसे ब्रेक करेगा और टिश्यू को सेल में कन्वर्ट कर देगा। द ऑब्टेन्ड सेल सस्पेंशन इज देन वॉश्ड। उसके बाद हमें उस सेल सस्पेंशन को क्या करना है, वॉश करना है विद अ फिजियोलॉजिकल बफर। फिजियोलॉजिकल बफर यानी हम फिजियोलॉजिकल बफर जैसे कि जो हम ह्यूमंस के बॉडी सेल्स पे वर्क कर सके। ओके, तो कुछ हमारे फिजियोलॉजिकल बफर्स होते हैं जो उसे हमें वॉश करना है, रिमूव द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यूज्ड, ताकि हम उस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को सेपरेट कर सके हमारे सेल से। ओके, द सेल सस्पेंशन इज स्प्रेड आउट ऑन द बॉटम ऑफ अ फ्लैट सरफेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सेल सस्पेंशन को अपने एक फ्लैट सरफेस के बॉटम पे क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, सच एज अ बॉटल और अ पेट्री डिश। जैसे कि हमारा पेट्री डिश हो गया या फिर कोई बॉटल हो गया, उसमें हमें इसे स्प्रेड करना है। दिस थिन लेयर ऑफ द सेल्स अडेरिंग टू द ग्लास और प्लास्टिक डिश इज ओवरलेड विद अ सुटेबल कल्चर मीडियम। जब हमने उस सेल कल्चर को हमने जो मिन्स्ड सेल को हमने सस्पेंशन सेल प्रिपेयर किया, हमने सेल को सेपरेट करके क्या किया, हमने किसी बॉटल पेट्री डिश में उसे ऐड किया। ऐड करने के बाद वो सेल क्या हो गए, अडेयर हो गए सरफेस से, यानी कि अटैच हो गए अच्छे से। अब हम उसमें क्या करेंगे, कल्चर मीडिया डालेंगे, जो भी कल्चर मीडिया रिक्वायरमेंट है। ओके, इज इंक्यूबेटेड एट अ सुटेबल टेम्परेचर। उसके बाद उसे हम सुटेबल टेम्परेचर पे ग्रो करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे हमने एक फिश लिया, उसका लीवर लिया, हमने एक फिश लिया, मान लेते हैं हमने एक फिश से क्या लिया, उसका लीवर लिया, और उस लीवर से हमने टिश्यू को सेपरेट किया, मीन्स किया विद द हेल्प ऑफ कटर। उसके बाद कटर से हमने उस सेल टिश्यू को मीन्स करने के बाद हमने उसमें एंजाइम ऐड किया। एंजाइम ऐड करने की वजह से क्या हो गया, जो टिश्यू थे वो सेल में कन्वर्ट हो गए। अब हमने उस सेल सस्पेंशन को क्या किया, हमने इस बॉटल में प्लेस कर दिया। ये बॉटल ऐसी होती हैं जिसमें कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया जाता है। ओके, अब हमने इसमें सेल को ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर से हम कल्चर मीडिया ऐड करेंगे और फिर उसे ग्रो करने के लिए इंक्यूबेटर में रख देंगे। आफ्टर दिस अब हमने प्राइमरी सेल कल्चर भी बना लिया। अब हम देखेंगे उसे एसेप्टिक टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो। ओके, so bacterial infections like mycoplasma, fungal infection commonly occurs in the cell culture, creating a problem to identify and the eliminate. अब क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे हमारा जो कल्चर होता है सेल कल्चर, जनरली उसमें माइकोप्लाज्मा लाइक बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हें आइडेंटिफाई करने में, एलिमिनेट करने में। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दस ऑल द सेल कल्चर वर्क इज डन इन अ स्टेराइल इन्वायरमेंट।
तो हम उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जितना भी सेल कल्चर वर्क करते हैं वो स्टेराइल इन्वायरमेंट में करते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग का ध्यान दिया जाता है, किसी भी तरह का माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जो रूम होगा वो पूरा स्टेराइल होगा, एसेप्टिक एरिया होगा, जो वहाँ पे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वर्क किए जाते हैं सेल कल्चरिंग का। ओके, विथ प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक, जितनी भी चीज़ें यूज़ की जाएंगे वो सब स्टेराइल होंगे, वहाँ पे किसी भी तरह का माइक्रोब्स नहीं होगा। ओके, वर्क शुड बी डन इन अ लैमिनार फ्लो विथ कॉन्स्टेंट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द हैपा फिल्टर्ड एयर ओवर द वर्क एरिया। हमें ये वर्क कहाँ पे करना होता है, लैमिनार एयर फ्लो, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है व्हाट इज लैमिनार एयर फ्लो। स्टेरिलाइजेशन टॉपिक आप ओपन करके देख सकते हैं, लेक्चर्स मैंने बना रखे हैं, व्हाट इज लैमिनार एयर फ्लो, ओके, हाउ इट इज़ वर्क, हाउ वी वर्क इनसाइड इट। ओके, ये लैमिनार एयर फ्लो ये हमारा एसेप्टिक एरिया में प्रेजेंट होता है, रखा जाता है इंस्ट्रूमेंट जो कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर को क्या करता है, फिल्टर करके रखता है, और वहाँ पे जो कांस्टेंट एयर मतलब कि जो एयर का डायरेक्शन होगा, फ्लो होने का डायरेक्शन वो कांस्टेंट रहना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वैसे हैपा फिल्टर के अंडर में हम वर्क करेंगे। ऑल द मटेरियल सॉल्यूशंस एंड द वॉल एटमॉस्फेयर शुड बी कंटामिनेशन फ्री। जितने भी मटेरियल होंगे, चाहे सॉल्यूशन होगा, चाहे वॉल इन्वायरमेंट होगा, एटमॉस्फेयर होगा, उस रूम का बिल्कुल ही क्या होगा, माइक्रोब फ्री होना चाहिए। Okay, cryopreservation. This is the last topic of last method of the cell culture. If a surplus of a cell is available from the subculturing, they should be treated with the appropriate protective agent. अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो फाइनाइट सेल लाइंस होंगे, उनकी जो लाइफ स्पान को हम बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसे क्रायो प्रिजर्वेशन कुछ सॉल्यूशन में रखेंगे लो टेम्परेचर में, जैसे कि DMSO और ग्लिसरॉल का सॉल्यूशन होगा, स्टोर्ड एट द टेम्परेचर बिलो द -130 डिग्री सेल्सियस अंटिल दे आर नीडेड। और उन्हें हम इतने टेम्परेचर में रख सकते हैं ताकि उनका जो डेड होने का टाइमिंग है वो थोड़ा बढ़ जाए। ओके, अगर कोई सेल्स 2 दिन के अंदर डाई करने वाली है तो हम उसके डाई की कंडीशन को थोड़ा बढ़ा देंगे, यानी कि हम उसे 5 to 6 डेज और सर्वाइव करने के लिए रख सकते हैं इस कंडीशन में, यानी एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें लो टेम्परेचर पे इन सेल्स को रखना पड़ता है। उसी प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। दिस स्टोर सेल्स स्टॉक्स प्रिवेंट द ओरिजिनल सेल्स फ्रॉम बीइंग lost due to the unexpected equipment failures और the biological contamination। मीन्स अगर हम इस कंडीशन में रख देते हैं तो ये सेल्स होता है, सेल कल्चर होता है, उसके जो मतलब कि जो इक्विपमेंट, कई बार हो सकता है हमने पूरा ध्यान दिया, एसेप्टिक एरिया मेंटेन किया, लेकिन कई बार अगर बाय मिस्टेक किसी इक्विपमेंट या फिर किसी बाय फॉल्ट किसी भी तरह से माइक्रोब्स आ जाते हैं हमारे उस सेल कल्चर में, तो हम इस कंडीशन में रख के क्या कर सकते हैं, उस चीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर माइक्रोब होंगे तो वो डेड कर जाएंगे। ओके, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द फाइनाइट द सेल फ्रॉम द रीचिंग सेनेसेंस। वही बोला गया, जो फाइनाइट सेल लाइंस होती हैं उनके सेनेसेंस से मतलब उनके सेनेसेंस डेट को क्या करा जाता है, बढ़ा दिया जाता है। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ चेंज इन द लॉन्ग टर्म कल्चर्स, और लॉन्ग टर्म कल्चर्स के रिस्क को कम किया जा सकता है। When thawing the cells, the frozen tube of the cell is warmed quickly in warm water, rinsed with a medium and serum, and then added into the culture containers and suspended in the appropriate media. अब कई बार क्या होगा, जब हम उसका यूज़ करना होगा तो हम उस फ्रोज़न जमे हुए ट्यूब जो सेल्स होंगे उन्हें वार्म वाटर से हम क्या करेंगे, एक बार क्विकली तेज़ी से हम उसे वार्म करेंगे और रिंस करेंगे, और फिर क्या होगा, वो क्या होंगे, जो फ्रोज़न सेल्स होंगे वो फिर से सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाएंगे, और फिर हम उसे कंटेनर में रख के अलग रख सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं। In next lecture we will discuss about the applications of the animal cell culture, and ultimately this is our last topic of animal cell culture. Thank you so much.